गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। तो आज आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विद आराधना में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा पायलट प्रोजेक्ट, कुछ चीज़ें इसमें मैंने आपको समझा दी थी जो कि आपको पता है, जैसे कि ये प्रोग्राम कब चलाया गया, किसके लिए चलाया गया। तो देख लीजिए कब चलाया गया। 1948 में कर्नल अल्बर्ट मेयर के प्रणेता, जो इसके प्रणेता थे वो यही थे। ठीक है, और इसके क्या कब कैसे क्या हुआ, तो स्वतंत्रता पश्चात ये पहला कार्यक्रम है। तो कौन सा कार्यक्रम, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले मतलब बाद में, मतलब प्राप्ति के बाद का पहला कार्यक्रम है। तो आप बताएंगे मैम इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट था, भारत मतलब देश आज़ाद होने के बाद का। 1947 पर इस पर विचार किया गया और 1948 में इसको बना दिया गया। ठीक है, इटावा कहाँ है, तो आप बोलेंगे मैम यूपी में। कहाँ ये चला था, तो यूपी से 17 किलोमीटर दूर माहेबा नाम का एक स्थान था, वहीं पे क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। इसके उद्देश्य क्या थे, तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, ग्रामीण पुनर्गठन पुनर्निर्माण हेतु मतलब सघन कार्य करना। उद्देश्य इसके कौन कौन इस पे इसके आर्थिक रूप से साथ दिए थे, तो आप बताएंगे भारत सरकार दी थी, राज्य सरकार दिया था, और साथ में क्या हुआ था, अमेरिका का जो 4 पॉइंट प्रोग्राम है उन्होंने इसको भी आर्थिक रूप से मदद किया था। इस कार्यक्रम को चलाया कौन था, गाँव में, मतलब इसका कौन देख रेख चला रहा था, तो आप बोलेंगे मैम जो VLW होते, विलेज लेवल वर्कर, वही इस कार्यक्रम को चला रहे थे। साथ ही इसमें आकाशवाणी रेडियो स्टेशन का भी योगदान था। वो क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी पर विविध कार्यक्रम चला रहे थे। साक्षरता केंद्र, लिटरेसी सेंटर की मतलब स्थापना हुई थी। रिंडर पेस्ट तथा होम्योरेजिक सेप्टिसिमिया, जो ये रोग थे, इस पर भी क्या किया गया था, नियंत्रण किया गया था। ठीक है, कुछ चीजें हमने आपको बता दी थी। उसके बाद चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमको स्टार्ट क्या करना है, तो इसकी उपलब्धियां स्टार्ट करनी है। क्या स्टार्ट करना है, तो इसकी उपलब्धियां आज देखना, अचीवमेंट। इस प्रोग्राम से क्या क्या अचीव किया, मतलब अगर गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया तो इससे उसको क्या क्या उपलब्धियां मिली, क्या क्या चीज़ें वो अचीव किया, तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट ने ग्रामोत्थान की दिशा में अनेक कार्य किए। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था ये कैसा प्रोग्राम था, तो आप बताएंगे मैम हमारा देश आज़ाद होने के बाद ये पहला ऐसा प्रोग्राम था जो चलाया गया था 1947 पे। इस पे क्या हुई थी, तो इस पर विचार किया गया था और 1948 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो किसके अंतर्गत, किसके मतलब लीडरशिप या किसकी अगुवाई में किया था, तो आप बताएंगे मैडम अल्बर्ट मेयर की अगुवाई में ये किया गया प्रोग्राम था। ठीक है, इसके जो प्रणेता थे कौन थे, तो वो अमेरिका के लेफ्टिनेंट थे और क्या नाम था, कर्नल अल्बर्ट मेयर। एक आर्मी ऑफिसर कह सकते, एक आर्मी ऑफिसर थे अल्बर्ट मेयर। इटावा पायलट प्रोजेक्ट ने ग्रामोत्थान की दिशा में अनेक कार्य किए। इनमें से अधिकांश कार्य कृषि कार्यों से संबंधित थे। अधिकांश कार्य किस कार्य से संबंधित थे, तो आप बताएंगे मैम अधिकांश कार्य कृषि कार्यों से संबंधित थे, जैसे जलापूर्ति हेतु नलकूपों का निर्माण करना, भूमि कटाव को रोकना, बीज खाद कीटनाशकों के लिए बिक्री केंद्रों की स्थापना करना, भंडारण सुविधाएं, बंजर भूमि आदि का ध्यान रखना। इसके अलावा भी, और मतलब कृषि के अलावा और क्या काम किया गया था, तो आप बताएंगे मैम इसके अलावा इसमें क्या किया गया था, तो यातायात सुविधाएं, विद्युत की सुविधाएं, प्रसार केंद्रों की स्थापना आदि पर बल दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि कृषि कार्यों के अलावा जैसे जलपूर्ति करना, मतलब नलकूपों का निर्माण करना, भूमि कटाव को रोकना, जैसे आपको पता है भूमि अपर्दन जो होता है, मेड़ों को बनाने का तरीका बताना इत्यादि कार्यक्रम, वृक्ष को लगाओ, उससे क्या होता है, भूमि का कटाव कम होता है, तो ये सब चीजें बताना। बीज खाद कीटनाशकों के लिए बिक्री केंद्रों की स्थापना करना, भंडारण सुविधाएं, बंजर भूमि का सुधार आदि कार्य किए गए। इसके अलावा भी कुछ कार्यक्रम किए गए, मतलब आपकी यातायात की सुविधाएं, आपको कहीं आने जाने की जो सुविधाएं थी वो भी इनके द्वारा उस पर भी मतलब कार्य किया गया। विद्युत की सुविधा, मतलब हर घर बिजली हो, बिजली मिले, बिजली मिलेगा तभी नलकूप वगैरह का इलेक्ट्रिक से क्या करें, कनेक्शन कर सकते हैं, घरों में उजाला रहेगा, पढ़ने वाले बच्चों को आराम रहेगा। ये क्या होता है, जैसे अगर आप लालटेन वगैरह जलाते हैं उससे जो धुएं निकलते तो बहुत छोटे लेवल पे इसके प्रभाव हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे बढ़िया क्या होगा, आपके घर में उजाला, क्या रात्रि में भी आप प्रकाशवान रह सकते हैं, कार्य आराम से हो सकता है, इससे बिजली मिलेगी आपको। इससे क्या होगा, अनेक जो लघु और कुटीर उद्योग है उसको भी चलाने में आराम रहेगा। प्रसार केंद्रों की स्थापना आदि पर बल दिया गया। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। फिर इटावा पायलट प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि जिन क्षेत्रों में इसे चलाया गया वहाँ अच्छी खेती हुई। भाई खेती अच्छी होगी, उन्होंने क्या किया, खेती से सब जैसे भूमि के कटाव पर बल दिया, नलकूप व्यवस्था पे बल दिया,
विद्युत की सुविधा पे उन्होंने बल दे दिया, पानी वगैरह क्या हुआ आसानी से इनको मिलने लगा, तो अच्छी तो खेती होगी, इनको उपलब्धि मिली और ये सही बात है, ठीक है। अनाजों का उत्पादन भी बढ़ा, खेती अच्छी होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फलों सब्जियों की खेती होने लगी, रिंडर पेस्ट तथा हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जैसे रोगों पर नियंत्रण हुआ। आपको मैं ये बताई थी, लग रहा है मैं ये बता भी दी थी, कोई बात नहीं, रिवाइज से कोई नुकसान नहीं है। यही कारण है कि पहले प्रोजेक्ट कितने 64 गाँव में चला था, और फिर पहले कितना चला था 32 या 35 जगह, बाद में 50 और बढ़ा दिए गए थे ना, तो इसको ध्यान रखिएगा कि, और जो ग्वालियर वाला जो था पोरी योजना 232 गांव में चली थी, ये सब चीज छोटी छोटी चीजें तो ध्यान रखिएगा। पहले यह प्रोजेक्ट 64 गांव में ही चलाया गया था और बाद में 97 गांव मतलब 97 गांव तक ये धीरे धीरे पहुंच गया, बढ़ते बढ़ते, ठीक है। लोगों में जो यह धारणा व्याप्ति की ग्रामीण अशिक्षित, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होते हैं, वे परिवर्तन तथा विकास में विश्वास नहीं करते, काफी हद तक समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि इस योजना में जो कुछ जागरूकता कार्यक्रम पर भी ध्यान दिया गया, तो इन वजह से क्या हुआ, जो ये मानते थे कि ग्रामीण क्या होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, वो अशिक्षित होते हैं, कि जिद्दी होते हैं, कोई बात को, कोई कार्यक्रम, कोई योजना को आराम से वो लागू नहीं होने देते, उसको मतलब फॉलो नहीं करते हैं, तो उन सब चीज़ों में भी क्या हुआ, धीरे धीरे काफ़ी हद तक ये चीज़ें समाप्त होने लगी। अंधविश्वास से क्या हुआ, ग्रामीण भी दूर होने लगे। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट ने नई नकारात्मक धारणाओं को भी सिरे से खारिज कर दिया। जो एक चीज धारणा बन गई थी ग्रामीणों के प्रति, उसको भी सिरे से खारिज कर दिया कि ये ऐसा नहीं, अब ये ऐसे हैं, अब वो रूढ़िवादी नहीं, अब वो कम अशिक्षित है, अब वो अंधविश्वासी नहीं। पूरी तरह से तो 100% कोई चीज़ प्योर नहीं होती, इसलिए पूरी तरह से तो आज तक नहीं वो चीज़ें मिटी है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसमें क्या हुआ, जरूर देखिए काफ़ी हद तक, ये नहीं कह दिया पूरा, काफ़ी हद तक इसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट देखा गया। लोग परिवार नियोजन को अपनाने लगे, मतलब परिवार नियोजन का मतलब परिवार पे क्या, नियंत्रण करने से, 2 बच्चों के बीच का अंतर, 2 बच्चे ज़्यादा सही हैं, बच्चों के बीच में इनको रोका कैसे जाए, मतलब इन पे कैसे, तो गर्भ निरोधक का प्रयोग करके, नसबंदी द्वारा, तो क्या हुआ, वैसे टामी ट्यूबेक्टॉमी ये सब होता है ना, इनका प्रयोग करके वो परिवार नियोजन को भी ध्यान देने लगे। कई बीमारियों पर अंकुश लगा, साक्षरता दर में वृद्धि हुई। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट की कई अमूल्य उपलब्धियां थी। प्रोजेक्ट की खामियां क्या थी, ड्रॉबैक क्या, तो स्वतंत्र भारत का पहला प्रयास था जिसे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चलाया गया था। यह अग्रगामी परियोजना थी जिसे कुछ सीमित क्षेत्रों में ही चलाया गया तथा इसका लाभ भी कुछ ही ग्रामीणों को मिला। चूंकि स्वतंत्र भारत का ये पहला कार्यक्रम था, इसलिए लोगों की भागीदारी कम ही रही। अधिकांश लोग कार्यक्रम के प्रति शंकित ही रहे, उन्हें यह कार्यक्रम भ्रामक लगा, मतलब वो डरे थे ना। वही बात है कि कुछ हद तक मिटा, पूरी तरह से नहीं कि वो एकदम जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, चीज़ों को मानने के लिए तैयार हो, क्योंकि अंग्रेज उनको इतना प्रताड़ित किए थे कि वो भी अभी भी, और वो अंग्रेज ही थे जो कर्नल लेफ्टिनेंट थे, वो क्या थे, अमेरिका के लेफ्टिनेंट थे, आर्मी ऑफिसर थे, तो क्या थे, लोग भ्रामित थे, अभी भी शंकित थे, शंका में थे, मतलब कह सकते कंफ्यूज थे कि माने कि न माने। साधन संपन्न उच्च वर्ग के लोगों को यह कार्यक्रम अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध लगा, क्योंकि वे अपने हाथों से खेतों में जाकर काम करना अपमानजनक कार्य समझते थे। ये चीज़ मैं पढ़ा दी हूँ। आज स्टार्ट करते हैं, फिर नया समझ लिए, नीलखेड़ी विकास कार्यक्रम। ये जो है कि आज मैं आपको बताऊंगी, फिर बचेगा सर्वोदय, फिर आपका देखिए ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब मैं एक चैप्टर खत्म करती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि धीरे धीरे करते करते मैंने इतने चैप्टर खत्म कर दिया। बच्चे कहते हैं मैम समझ में आता है, तो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ये नहीं कि मेरी वीडियो वायरल हो, मेरी वीडियो लोग ज़्यादा देखें, 2 ही 4 ही लोग अगर देख रहे हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मुझे समझ आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नीलखेड़ी विकास कार्यक्रम, नीलोखेड़ी, इसे नीलोखेड़ी भी कहते हैं, नीलखेड़ी भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो नीलोखेड़ी डेवलपमेंट स्कीम लिखा है। अंग्रेजों से भारत को आज़ादी तो मिली, परंतु वे भारत छोड़ने से पूर्व इसे 2 टुकड़ों में बांट गए, मतलब भारत और पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, देश को बांट दिया। देश क्या हुआ, बट गया 2 भागों में, भारत तथा पाकिस्तान में। आपने गदर मूवी देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी हुई गदर मूवी, एक बार यूट्यूब पे सर्च करना और देखना, आपको इसकी जो दर्दनाक जो सीन है ना, वो आपके माइंड में फिर चलने लगेगी। बाप रे, इतनी कठिनाई पे हमारे देश 2 भागों में बट गया, और फिर कितना मतलब इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए, कितने लोगों का परिवार बिछड़ गया, कितने लोग आज भी उधर हैं, इनका 1-2 परिवार इधर है, ठीक है। तो क्या हुआ, भारत पाकिस्तान 2 भागों में इनका बंटवारा हो गया। इसमें काफ़ी खून खराबा हुआ, हिंसा हुई। जब भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती, हम जहाँ पे रहते हैं पंजाब में, तो एक अंकल जी हैं, क्योंकि यहीं से तो पास में ही पाकिस्तान है, अंकल जी हैं, वो यहाँ पे मतलब शिक्षा विभाग में ऑफिसर हैं, तो अब तो रिटायर हो गए हैं। तो वो बताते हैं कि बेटा, मतलब बात कभी कर, मैं जाती हूँ उनके यहाँ कभी कभी बैठती, तो वो बातें करते तो बताते, बेटा उस चीज़ में, वो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान जो लाहौर है, वो अंकल वहाँ के निवासी थे,
उन जब ये हिंदू मुस्लिम का वो हुआ तो वो इधर आ गए, मतलब भारत आए, तो बोलते हैं कि हमने 8 दिनों तक हम भूखे रहे थे। उनकी जो माँ थी, कहते कुछ दाना वगैरह भूजा वगैरह जैसे वो लेके साथ में चली थी, तो बोलते हैं वो भी ख़त्म हो गया और हम लोग छोटे छोटे थे। 8 दिन तक हम लोग क्या हुआ, भूखे रहे थे। और वो यहाँ पे आए, फिर पंजाब में ज़मीनें ली, खरीदे, फिर घर बनाए, आज फिर उनको यहाँ नौकरी लगी, मतलब फिर वो अच्छा हो गया। लेकिन वो बताते हैं वो चीज़ें, क्योंकि उनके क्या आप बीती थी। कहते बेटा इतना खून खराबा, जिसको जहाँ मारो काटो वाली स्थिति आ गई थी। कह रहे हम लोग डरे डरे कैसे कैसे भाग के आए हैं। उनकी अभी उनके एक भाई अभी उधर ही हैं, वो इधर नहीं आ पाए, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि 7,000 पाकिस्तानी जो विस्थापितों को कहाँ बसाया जाए। मतलब पाकिस्तान से जो भारत आए थे, 2 भागों में बटा, एक का नाम भारत पड़ा, दूसरे का पाकिस्तान। ये तो भारत था ही, तो भारत ही रह गया। तो वो जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आए थे, विस्थापित होने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा, चेंज करना। तो उनको कहाँ बसाया जाए, तो उनके लिए लोगों, भाई कहाँ, लोगों की अपनी ज़मीन है, लोगों की अपनी जायदाद है, कोई किसी को यार नहीं देता। यूट्यूब पे मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर कोई एक चैनल बना लो, तो अगर वो किसी एक बच्चों के ना ग्रुप चलते रहते हैं, जैसे मतलब ग्रुप चल रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ टेलीग्राम पे ग्रुप है, अगर उसमें कोई बंदा अगर पढ़ने से संबंधित भी वीडियो डाल दे रहा है, तो उस पर दिक्कत हो जा रही है कि नहीं मत डालिए, आप क्यों डाल रही हैं। कि मेरे मतलब जिसके 1200-1300 सब्सक्राइबर है, 1200-1300 टेलीग्राम पे चैनल, इतने इतने उनके बच्चे, उतने पे उनको दिक्कत है कि आप व्यूज मत डालिए, अगर कोई उसमें है रिमूव करो, इनको हटाओ। तो सोचो एक छोटा सा आपका एक टेलीग्राम पे आपने बना लिया, 1200-1300 बच्चों को अगर आपने जोड़ दिया, आपने भी किस कोई मतलब रिक्वेस्ट की होंगे, कहीं कुछ होंगे, तभी आपका चैनल बना होगा ना, लोग जुड़ रहे होंगे। तो वही काम तो आप भी करें, लेकिन उस पर नहीं लोग जीने दे रहे हैं। यूट्यूब किसी के बाप का नहीं, फिर भी नहीं लोग जीने दे रहे हैं। वो तो भारत आए शरणार्थी थे, तो वो उनको कौन अपने यहाँ रखेगा, अपनी जमीन देगा, इतना बड़ा दानी कौन। फिर भी बहुत लोग उस टाइम दानी थे, वही आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं। और बहुत बच्चे जुड़े भी हैं टेलीग्राम से, यूट्यूब में, व्हाट्सएप ग्रुप चैनलों से, लोग इस चीज़ के भुक्तभोगी है, ठीक है। तो वो तो वहाँ रहने नहीं दे रहे। छोटा सा जो कि किसी का नहीं है यूट्यूब, न किसी का टेलीग्राम, उनका एक चैनल बन गया तो 400 फॉलोवर हो गए, तो मतलब मैं बड़ी 30 मार खा हो गई। तो वही चीज़ है। तो भाई जो किसी देश को विस्थापित होकर आएगा, तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही। तब तत्कालीन सामुदायिक विकास एवं सहकारिता संघ मंत्री 1947 से 1965, ध्यान दीजिएगा, उस टाइम जो तत्कालिक प्रेजेंट टाइम में जो सामुदायिक विकास मंत्री थे एवं सहकारिक संघ मंत्री जो थे 1947 से 1965 के, एस के डे थे। कौन था? एस के डे थे। इस चीज को याद रखिएगा। सामुदायिक विकास एवं सहकारी संघ मंत्री जो थे 1947 से 1965 के बीच में, कौन थे? तो श्री एस के डे थे। इन्हीं के निर्देशन में ये कार्यक्रम कौन सा चला था? तो नीलो खेड़ी योजना चली थी। किसके संरक्षण में चल रही थी ये योजना? तो आप बताएंगे एस के डे में। उस टाइम ये किस पद पे थे? तो ये सामुदायिक विकास एवं सहकारी संघ मंत्री बने थे, ठीक है। जब देश आजाद हुआ था, एस के डे साहब ने इस कार्यक्रम को चलाया था। कौन सा? नीलो खेड़ी विकास कार्यक्रम। और आपको मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पाकिस्तान से हमारे देश आए थे, जो देश बंटवारा हुआ, तो जो यहाँ के मुस्लिम वहां गए, वहां के हिंदू यहाँ आए, तो जो 7,000 विस्थापित थे। अब सबको प्रॉब्लम ये होगी, पहले मैं समराइज कर देती हूँ फिर आपको बता दूंगी। सबको ये प्रॉब्लम हो गई कि इनको कहाँ रखा जाए, कहाँ विस्थापित किया जाए, इनको कहाँ इनको जगह दी जाए कि जहाँ ये क्या हो रहे और अपना घर परिवार बसाएं। तो एक कह सकते हैं दिल्ली के पास ना, वो जो एक कुरुक्षेत्र वाला एरिया है, उसमें क्या किया, वो भी अच्छी जमीन नहीं थी, बिल्कुल दलदल था, वो इनको दे दिया गया और कहा गया कि इसको आप अच्छा बनाओ और इसमें आप अपना रहो। सोचिए, वो इतने लोग कह सकते हैं कि इतने मतलब आगे बढ़ने में उनके मन में वो था, इतने वो मतलब कह सकते हैं कि इतने प्रोग्रेसिव टाइप के उनका नेचर था, इतने उनका उद्देश्य, इतना लक्ष्य उनका निश्चित था कि उन्होंने उस जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। और आज वो क्या है, वो एरिया जो है हरियाणा राज्य में पड़ता है, कुरुक्षेत्र, वो एरिया आज भी क्या है, बहुत ही उपजाऊ चीज़ों में, अच्छी अच्छी कंपनियां, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज वगैरह चीज़ें क्या है, गुड़गांव, हरियाणा, ये सब लेके कितनी कंपनियां बस गए। वो लोग वहां पे जो बसे, वो लोग कौन थे? तो वही जो पाकिस्तान से विस्थापित आए थे, वही लोग थे। 1 मिनट आप बस होल्ड करिएगा, मैं जस्ट अभी आती हूँ।
वीडियो बंद हो गई थी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, 1100 एकड़ उनको जमीन दिया, पाकिस्तानी विस्थापितों को उसी क्षेत्र में बसाया गया। यही क्षेत्र नीलखेड़ी के नाम से या नीलोखेड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ बहुआयामी योजना चलाई गई। याद रखिएगा किस प्रकार की योजना नीलोखेड़ी में चलाई गई थी, बहुआयामी, मतलब हर क्षेत्र को उनके हर, बस ऐसे आपने जैसे ये पढ़ा, क्या कहते हैं, अभी आपने कौन सी योजना देखी थी तो आप बताएंगे कि ये माइंड पे नहीं आ रहा कौन सी योजना, ये जस्ट पढ़े थे यार, इटावा पायलट में कृषि को मेन वो बना के चलाया गया। लेकिन ये जो नीलोखेड़ी योजना थी, इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके योजना नहीं बनाई गई, इसमें बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, मतलब हर तरफ, हर क्षेत्र को, हर चीज को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई गई और बनाई गई। ठीक है, कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थी तो आप देख लीजिए। पाकिस्तानी विस्थापितों को बसाना पहला उद्देश्य था। दूसरे नंबर पर ऊसर, बंजर तथा दलदल भूमि को विकसित करने हेतु खेती के योग्य बनाना इनका उद्देश्य था। किसका, जो ये योजना चलाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा, नीलोखेड़ी के नाम से जो योजना प्रसिद्धि सबसे पहले कहाँ चलाई गई थी तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। किसके द्वारा चलाई गई थी, एसके डे के द्वारा चलाई गई थी। और अंग्रेज जब भारत छोड़ के चले गए थे तो क्या हुआ था, ये उसके बाद ही चलाई जाने वाली ये योजना है। भारत दो भागों में बंट गया था, भारत पाकिस्तान, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए आ गई, इनको कहाँ पे विस्थापित किया जाए, कहाँ पे बसाया जाए। ठीक है, लोगों को मूलभूत यौगिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, लोगों के जीवन यापन हेतु रोजगार का प्रबंधन करना, लोगों में अपनी सहायता स्वयं करो। दलदल दे दिया गया उनको और उनको यही कहा भाई अपनी सहायता स्वयं करो। दलदल को आप अच्छी भूमि बनाओ, मिट्टी पाटो, चाहे जैसे भी करो, आप स्वयं करो। ठीक है, वो क्या आर्थिक मदद करेंगे, सहायता देंगे, लेकिन जो काम करना है वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। ये चीज को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने ये काम किया था। लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों में सहयोग तथा समन्वय की भावना पैदा करना तथा आत्मनिर्भर होकर सम्मान पूर्वक जीने के लिए प्रेरित किया गया। गतिविधियां क्या क्या एक्टिविटीज की गई। जब पाकिस्तानी विस्थापित होकर भारत आए तो भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती थी उन्हें बसाने की। आपको मैं बताई थी ना, उनको बसाने की चुनौती थी कि वही चीज आपको एक एग्जाम्पल जो कि टेलीग्राम पे और जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले रहे हैं, इस पे तो किसी को जीने नहीं दे रहे हैं। अगर कोई बेचारा सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा कोई चैनल बना के डाल दूं, कुछ कर दूं, उसको तो जीने नहीं दे रहे हैं। तो वो तो भैया उतने आए थे हमारे देश, उनको विस्थापित करना था, तो उसके लिए क्या होगा, उनको एक जगह, पर्टिकुलर जगह देना था, उनको व्यवस्थाएं देनी थी। तो गवर्नमेंट के सामने बहुत चुनौती आ गई थी, बहुत बड़ी। इसलिए उन्हें बसाने के लिए नीलोखेड़ी विकास योजना शुरू की गई। जब यह योजना शुरू की गई तो उसका स्वरूप अत्यंत ही व्यापक एवं विस्तृत था। ठीक है, इसी कारण कई लोग शंकित तथा भ्रमित हो गए कि आखिरकार इस योजना को कैसे तथा किस प्रकार से सफल बनाया जा सकता है। परंतु जब लोगों ने जी जान से मेहनत की, श्रमदान किया तथा ऊसर एवं बंजर भूमि को भी चमन बना दिया। देखिए वो कितना, उनको स्वयं सहायता, अपनी सहायता स्वयं करो, अपने अंदर आत्मविश्वास करो कि मैं इस दलदल को दलदल नहीं रहने दूंगा, एक दिन इसको क्या करूंगा, सोना, यही धरती सोना उगेगी, मतलब अन्न उपजेगा। सोने से क्यों इसको क्या आता है, क्योंकि जैसे गेहूं वगैरह का कलर क्या होता है, पीला होता है, और आप धन प्राप्त कर रहे हैं, अर्थ मिल रहा है, तो आप सोना नहीं प्राप्त कर सकते। तो वही चीज है कि यही बंजर भूमि को ऐसा करूंगी कि यही बंजर भूमि क्या करेगी, सोना उगलेगी। तो उसके लिए अपने अंदर आत्मविश्वास तो पैदा करोगे कि दलदल को पहले उगने युक्त उपजाऊ बनाए कैसे। तो गवर्नमेंट आर्थिक सहायता दी, लेकिन क्या किया, काम इनको खुद करने के लिए कहा, आगे ये चीज आपको मिलेगी, जिससे लोग खेती करने लगे। उस क्षेत्र में गांव को बसाया गया, लोगों ने मिलजुल कर घर बनाए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोला, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र खोले। सरकार द्वारा बिजली पानी की व्यवस्था की गई, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योग खोले गए। लोगों के लिए लघु और कुटीर उद्योग ये हर योजना में है, इसमें भी है कि लघु और कुटीर उद्योग खोले गए। औद्योगिक संस्थानों को सरकारी स्तर पर स्थापित किया गया, मतलब सरकारी जो कंपनियां होती है, ठीक है, सरकारी कंपनियां बनाई गई। प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, मुर्गी पालन, पशु पालन, सुअर पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया। लोगों को बागवानी सिखाई गई, वे फल, साग, सब्जी की खेती करने लगे। लघु तथा कुटीर उद्योगों को अपनाने के लिए सरकारी सहायता तथा ऋण उपलब्ध करवाए गए। इस प्रकार नीलोखेड़ी क्षेत्र के विकास के साथ साथ वहाँ खेती बाड़ी के साथ ही छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना की गई। ठीक है, आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अभी मैं इसको क्या करूंगी, कॉपी पे बताऊंगी। इसकी उपलब्धियां क्या हुई, अचीवमेंट क्या किया इस योजना से गवर्नमेंट ने। तो नीलोखेड़ी योजना का विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नीलोखेड़ी योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि थी लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना, क्योंकि उनको गवर्नमेंट के सामने यही तो प्रॉब्लम थी कि इनको बसाया जाए, तो इनको दलदल दे दिया गया। तो जब उनके अंतर्गत यह आत्मविश्वास पैदा किया जाएगा कि इसको आप उपजाऊ बना सकते हैं, इसमें आप अनेक क्या कहते हैं, लघु कुटीर उद्योग खोल के अपनी आर्थिक सहायता सुनिश्चित कर सकते हैं, और आपको करना
करना पड़ेगा क्योंकि आप विस्थापित होके आए, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उनके अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी, आत्मविश्वास पैदा करना ही सबसे मेन उपलब्धि थी। भारत सरकार के प्रयास तथा लोगों की मेहनत ने यह कर दिखाया, जंगल में भी मंगल हो गया। ठीक है, यदि लोग ईमानदारी से श्रम करें तो वे पर्वत की जड़ों को भी हिला सकता है, पत्थर पर धूप जमा सकता है, दलदल में भी खेती की जा सकती है। और आत्मविश्वास अगर इंसान के अंदर है तो वो कुछ भी कर सकता है। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है और ये सच है। जो लोग पाकिस्तान से खाली हाथ आए थे वे अपनी मेहनत एवं प्रयासों से ही कुछ ही वर्षों में भूमिगत बन गए, औद्योगिक धंधे तथा व्यापार शुरू किए और उद्योगपति बन गए, लघु उद्योगों को अपनाकर स्वावलंबी बन गए, वे सम्मान पूर्वक जीवन जीने लगे। इस योजना की सफलता को देखकर इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया गया। आपने समझ लिया नीलोखेड़ी योजना। इसके पहले आपने कौन सी योजना देखा था तो बोल देना, आपको याद होना चाहिए कि मैम देश आज़ाद होने के बाद जो पहली योजना थी वो इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना थी। उसमें इटावा एक शहर मतलब एक जिला कह सकते हैं, उसमें एक जगह है 17 किलोमीटर दूर माहेवा, जिसमें ये कार्यक्रम एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिसका नाम था, क्या नाम था इनका, नाम ही देखिए दिमाग से उतर रहा है, क्या करें इतने अंग्रेजी नाम है कि मैं तो भूल जा रही हूँ रह के क्या है। तो इटावा पास के इनका मतलब किसने किया तो अल्बर्ट मेयर ने किया। किसने किया? अल्बर्ट मेयर ने किया। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना किसने किया? अल्बर्ट मेयर ने, कर्नल अल्बर्ट मेयर ने, जो कि क्या थी एग्जाम में चीज़ें क्या होती समझ आ जाती कि लेफ्टिनेंट थे, कर्नल थे वगैरह ऐसे चीज़ों को। ठीक है, तो किया। और इसको कि नीलोखेड़ी जो कार्यक्रम था ये किसने किया तो आप बताएंगे मैम ये कार्यक्रम देश आज़ाद होने के बाद का ये कार्यक्रम था। और भारत पाकिस्तान क्या हुआ था, दो भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो जो विस्थापित भारत से आए थे, पाकिस्तान जो विस्थापित 7,000 आए थे, एक मिनट रुकिए, जो पाकिस्तानी 7,000 विस्थापित होके मतलब जगह एक स्थान से दूसरे स्थान जाना मतलब विस्थापन होता है। ठीक है, तो 7,000 जो विस्थापित आए थे, गवर्नमेंट के सामने यही प्रॉब्लम थी इनको बसाया कहाँ जाए। तो उस समय जो सामुदायिक विकास मंत्री थे और सहकारी मंत्री थे कौन थे तो आप बोलेंगे श्री S.K. डे थे। ठीक है, तो इन्हीं साहब के द्वारा ये इनको ध्यान दिया गया और योजनाएं बनाई गई नीलोखेड़ी योजना। तो इन 7,000 मतलब पाकिस्तानी को जो विस्थापित आए तो उनको बसाने के लिए इनके ऊपर सबसे बड़ा क्या था तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई। तो उन्होंने क्या किया, इनको विस्थापित करने के लिए जो अंबाला और दिल्ली का जो वो हाईवे गया है वहाँ इन्होंने 1100 एकड़ इनको ज़मीन दी, वहीं इनको विस्थापित किया मतलब इनको विस्थापित किया इनको वहीं पे रहने के लिए इनको जगह दी कि भाई आप यहीं रहो। और इनके अंदर क्या किया तो आत्मविश्वास पैदा किया, इनके अंदर इनके आत्मविश्वास पर इस कार्यक्रम में ज़्यादा जोर दिया गया है। आत्मविश्वास पैदा किया कि आप इसी में क्या करो, जंगल में मंगल करो, इसको अच्छी भूमि बनाओ, मरु है तो इसको उपजाऊ बनाओ और यहीं पे क्या करो अपना जीवन यापन करो, गवर्नमेंट आपको सुविधा देगी। ठीक है, और इस कार्यक्रम किस चीज को ध्यान में रखा है, के की साधारण बनाया गया। तो ये बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम था। ये कैसा प्रोग्राम था तो बहुआयामी प्रोग्राम था क्योंकि उनको उस टाइम सब चीज की जरूरत थी, अर्थ की भी, व्यवस्था की भी, लाइट की भी, यातायात की भी, और कह सकते कि मतलब वो मरुभूमि में आए थे, उस भूमि दलदल को क्या करना, उपजाऊ बनाना था। तो उनको बहुत सारी चीजें करनी थी, तो वो चीजों में इनको उपलब्धियां मिली। सबसे बड़ी उपलब्धि मिली तो क्या मिली, मतलब कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लोगों में क्या हुआ, कॉन्फिडेंस क्या हुआ, बिल्डअप हो गया, कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ गया। ठीक है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मिली, ये कार्यक्रम सफल रहा, ये योजना। ठीक है, इतनी चीजें इसमें हैं, आपको मैंने निचोड़ बता दिया। अब नेक्स्ट है सर्वोदय कार्यक्रम, आप देख लीजिए। आज मैं सोच रही हूँ इसको खत्म ही कर देती हूँ, सर्वोदय कार्यक्रम शुरू करके और इसको मैं खत्म कर देती हूँ। फिर मैं आगे आपको एक चैप्टर और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो ये वाला चैप्टर है, क्या कहते हैं कि ये नवाचार वाला, मैं उसको भी बताऊंगी। और एक अधिगम करके छोटा चैप्टर है, मैं ऐसे धीरे धीरे करके पूरा फिनिश करके पहले इतने चैप्टर का क्या करूंगी, आप लोग को यूथ से जितने भी क्वेश्चन है सारे क्लियर कराऊंगी, सारा पहले पढ़ाऊंगी, चैप्टर वाइज जो मुझे क्वेश्चन सही लगेंगे वो मैं बताऊंगी। उसके बाद में मैं फिर क्या करूंगी, आगे जो संचार वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करूंगी। उसको खत्म करने के बाद
देखती हूँ, या तो संचार स्टार्ट करूंगी या तो मैं जो ये कार्यक्रम है, ये जो गृह विज्ञान का परिचय, गृह विज्ञान प्रसार, इसको या तो मैं स्टार्ट करूंगी दोनों में से कोई एक। देखती हूँ जो मुझे सही लगेगा कि इसके बाद क्या ध्यान मतलब क्या रखेंगे तो इससे रिलेट हो जाएगा। या आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आप लोग को पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि मैम हम आपसे ये इसके बाद पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए, सर्वोदय कार्यक्रम नेक्स्ट क्या है, देश आजाद होने के बाद का ये तीसरा कार्यक्रम सर्वोदय कार्यक्रम। सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, सबका भला, सबका उत्थान, ठीक है। शंकर देवराज के शब्दों में सर्वोदय का सीधा तथा सरल अर्थ है सबका हित, सबका विकास, सबकी उन्नति। इसका मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है। याद रखिएगा कि सर्वोदय का जो मूल मंत्र है वो क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम है। और किसने कहा था, शंकर देवराज ने कहा सबका हित, सबका विकास, सबकी उन्नति। किसने कहा, ये किसका मूल मंत्र था, किसके शब्द में सर्वोदय के बारे में कहा गया, तो शंकर देवराज के शब्दों में इस शब्द का प्रयोग किया गया। इस मतलब कह सकते हैं इस लाइन का, इस वाक्य का इस प्रयोग किया गया शंकर देवराज के शब्दों में कि सबका हित, सबका विकास, सबकी उन्नति, ठीक है। इस प्रकार परिवार के सभी लोग एक दूसरे के हित चाहते थे, उसी प्रकार संसार के सभी लोग कुटुंब भाव से, मतलब जैसे घर होता है, घर में लोग एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं चाहते, सबका अच्छा चाहते, वैसे ही संसार को क्या कुटुंब की भांति मिलजुल कर रहना चाहिए। जब तक सभी लोग सुखी संपन्न नहीं होंगे तब तक भारत का सच्चा विकास संभव नहीं है, क्योंकि असली भारत तो गाँव की झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। आपको पता है 70% जनता क्या करती है, गाँव में निवास करती है। वह अनेक कष्टों से ग्रस्त है। जब तक उनके कष्टों का निवारण नहीं होगा तब तक समृद्ध भारत का निर्माण नहीं होगा। यह मानना था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। समझ में आया। उन्होंने एक आदर्श गांव तथा समाज की परिकल्पना की थी, सभी का उदय हो, सभी का भला हो, ठीक। सच पूछा जाए तो सर्वोदय शब्द की जड़ें भारतीय संस्कृति के साथ प्राचीन काल से ही जुड़ी हुई हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यही हमारी संस्कृति कहती है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग दुख वगैरह से दूर रहें, ठीक है। इसी संस्कृति का पोषण करता है, इसी चीज को सर्वोदय में धर्म को महत्व दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सर्वोदय में धर्म को महत्व दिया गया, परंतु ऐसा धर्म जो कर्मकांड से परे हो, जिसमें क्या कर्मकांडी लोग होते हैं ना, ढोंगी लोग, उन चीजों से दूर रख के धर्म पर लेकिन बल दिया गया है। धर्म से तात्पर्य कौन सा धर्म, मानव मूल्यों का इतिहास, विकास, इंसान की जो वैल्यू होती है वो भी। अच्छा बताइए, वैल्यू कैसी होती है, ये मतलब आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, अर्जित करनी पड़ती है। तो आप बताएंगे मैम वैल्यू क्या होती है, अर्जित करनी पड़ती है। हर व्यक्ति ये पर्सनल होती है, प्रत्येक इंसान का क्या अपना अपना मूल्य होता है और वैल्यू होता है। तो मानव, किस धर्म की बात की गई, मानव मूल्य की। मूल्य वाले जो धर्म है, इंसान का खुद का अपने वैल्यू का विकास करे, अपना अच्छा मूल्य बनाए। अगर उसने अपने मूल्य को समझ लिया, अपने वैल्यू को समझ लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना लक्ष्य बनाएगा। अगर उसका लक्ष्य निश्चित है, उसका लक्ष्य क्या है, क्लियर है, तो उसका स्तर ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। नैतिकता एवं चरित्र का विकास, क्योंकि मजहब नैतिकता का विकास करना, मोरालिटी जिसके कहते हैं, चरित्र आपका कैरेक्टर का विकास करना, इस धर्म की बात की जा रही, न कि वो जो कर्मकांडी होते हैं उन धर्मों की बात नहीं की जा रही। मानव मूल्य का विकास, उनके अंदर नैतिकता का विकास, उनके चरित्र का किसी प्रकार से हनन न हो, उसका विकास। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मतलब कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हमें ये बताता हो, जिसका ये मोटो हो, कंक्लूजन ये निकल के आता हो कि आप एक दूसरे में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आप आपस में बैर रखो। ये नहीं सिखाता। ये सिखाता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हमें क्या सिखाता है, मजहब हमें ये सिखाता है। यथार्थ में सर्वोदय गांधी जी की विचारधारा की रचनात्मक विस्तार है। सर्वोदय क्या है, तो गांधी जी का रचनात्मक, आपने सजावटी और रचनात्मक डिजाइन पढ़ी थी ना, तो रचनात्मक क्या होता है, रचना करना, एक निर्माण करना। तो ये किसका था, तो गांधी द्वारा, महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा ये क्या किया था, इसकी रचना का, इसका विस्तार किया गया था, इसको बनाया गया था, ठीक है। जिसे बाद में काका कालेकर, शंकर राव, देव जय प्रकाश नारायण, विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कर दिया, इसकी रचना कर दी, नींव रख दी। आगे किसने बढ़ाया, तो काका कालेलकर, शंकर राव, जयप्रकाश नारायण और कौन, विनोबा भावे, ठीक है। सर्वप्रथम सर्वोदय योजना की शुरुआत बंबई प्रांत में हुई। याद रखिएगा, सर्वप्रथम सर्वोदय जो योजना थी, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, तो आप बताएंगे कि मैम मुंबई, जिसे आजकल कहते हैं, मुंबई में क्या हुआ, ये योजना बनी।
तो इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे? तो मानव मूल्यों की स्थापना करना, आपको मैं बता दी। धर्म मतलब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मानव मूल्य का विकास करना, अपने मूल्य को समझो, अपने चरित्र और नैतिकता को ध्यान में रखो, इन्हीं चीज़ों से अच्छा अपना मूल्य बनाओ, अहिंसा पे विश्वास करो, लड़ो कटो मत, ठीक। जो सार्वभौमिक, सर्वकालिक एवं सर्वव्यापक होता है, सभी लोगों का भला करना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना, सेल्फ हेल्प की भावना की बात की गई, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें शोषण नहीं हो, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, जाति पात का बंधन नहीं हो, सत्य अहिंसा पर आधारित हो। आप में बताइए कि महात्मा गांधी का किस पे विचार, किस पे था? तो सत्य अहिंसा पर आधारित थे। श्रम की पहचान और सत्ता का विकेंद्रीकरण और निस्वार्थ सेवा की भावना हो इनके में। राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, राज्य विहीन समाज की स्थापना करने की किन्होंने बल दिया था? तो महात्मा गांधी ने इस चीजों पे बल दिया था, जिसमें समानता, भाईचारे की भावना, पारस्परिक सहयोग, स्वशासन हो, राजनीति के आधार पर लोक नीति हो, ठीक है, राजनीति के आधार पर लोक नीति हो, लोगों का ध्यान रखा जाए, पब्लिक नीति हो, पब्लिकों के लिए बनाई जाने वाली नीतियां, योजनाएं हो, लोक प्रशासन से नहीं अपितु आत्मबल से नियंत्रित हो, समझे। अब ये नहीं कि जब पुलिस खड़ी होगी डंडा बजाएगी तभी हम कोई बात सुनेंगे, ऐसा नहीं। आत्मबल, अपने अंदर का एक कॉन्फिडेंस लेवल हो, उनका चरित्र अच्छा होगा तो क्या होगा, उनका अपने आप पे नियंत्रण होगा ना। गलत काम करने से पहले वो सोचेंगे, अगर उनके मूल्य का, उन्होंने अपने वैल्यू समझ ली, अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी नैतिकता, समाज के प्रति लोगों की क्या योगदान है, क्या कर्तव्य है, अपने चरित्र का हनन करना चाहिए कि नहीं, अगर हो गया तो इसमें किसका नुकसान होगा, तो इन चीजों का जिन्होंने अंतर समझ लिया वही क्या हो गया, वही है कि आत्मबल पे नियंत्रण हो। ओपी धामा के शब्दों में द मेन फीचर्स वेयर सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, सेंसिटी ऑफ लेबर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, मतलब सिंपल सिटी, साधारण, जिसका फीचर सिंपल हो, साधारण हो, नॉन वायलेंस, वही जो हत्या वगैरह जो वायलेंस होता, अहिंसा जिसमें न हो, ठीक है, उनकी बात किसमें की ओपी धामा ने इसको परिभाषा के रूप में बता दिया। सर्वोदय की गतिविधियां, एक्टिविटीज ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय धर्म तथा मानवीय मूल्यों पर आधारित था। किस पे आधारित था? धर्म और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। इस चीज को पकड़ के रखिएगा। हृदय परिवर्तन करके उच्च नीच के भेदभाव को मिटाया जा सकता, मतलब आपके मूल्यों को, जैसे अगर आपका नकारात्मक सकारात्मक मूल्य दोनों होते, अगर आपके अंदर नकारात्मक आपके मूल्य हैं तो उसमें आपके मन को हृदय परिवर्तन करके क्या, जैसे आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदल के, पॉजिटिव वे में लाकर आपके क्या, हृदय परिवर्तन करके आपके मन मस्तिष्क, आपका नेचर बदल के ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर ये नकारात्मक भावना ना, ये क्या है, ये छूत है, इनको नहीं छू सकते, ये अछूत है, ये छोटी कास्ट के हैं, तो ये सब क्या है, ये ऊंच नीच की ही तो भावना है। तो इन सब चीजों को दूर करने की महात्मा गांधी ने जोर दिया। गरीब अमीर की फाई पाटने की बात कही, शोषण को रोका जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है, प्रेम की लौ तो लोहे की जंजीर को भी पिघला देती है, पत्थर को भी मोम बना देती है। इसीलिए यदि समाज का उत्थान करना है तो लोगों के हृदय में प्रेम के बीज बोए जाएं। सर्वोदय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन आधारों को अपनाया गया, आप ध्यान दीजिए। सर्वोदय का जो उद्देश्य था किन किन चीजों पे था, तो भूदान, जिसके पास अधिक विनोबा भावे जो साहब थे सर, इन्होंने इससे बहुत योगदान किया। विनोबा भावे ने क्या किया, खुद अपनी जमीन को दान दिया था। देखिए, भूदान, ग्राम दान, मतलब भूदान जमीन का दान, ग्राम दान गांव का दान, संपत्ति दान आपके पास अचल चल जो भी संपत्ति है उसका दान, श्रम दान मतलब सेवा के भाव से किसी भी काम में दान करना। जैसे देखिए आजकल बहुत सारे क्या है, जैसे संत निरंकारी ये चल रही, संगठन जैसे चलते हैं ना बहुत सारे धर्म गुरुओं द्वारा, तो उसमें क्या होता, उसमें देखिए अभी मैं जल्दी अमृतसर गई थी, मैंने देखा वहाँ पे, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मतलब अच्छे अच्छे लोग जिसकी अपनी एक पहुँच है, जो अपने एक लेवल पे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे अमीर वर्ग जिसे कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग, मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, जो वहाँ पे वो क्या है, वो सेवादान ही तो कर रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे थे, जो लोग, हम लोग जैसे चक्कर लगा रहे, तो ऐसे लोग जो प्यासे हैं उनको पानी पिला रहे थे, वो भी बर्तन, जो जिस पात्र में आपने पानी पिया वो आपको धुलने भी नहीं रहे थे, वो एक पकड़ने के लिए खड़े थे, आपके पैर पोछे जा रहे थे। आपको मैं बता रही हूँ कि जो नालियाँ थी जिसमें मतलब ये सब चीज़ें बहती हैं, अब खा रहे हैं पानी पी रहे, तो उसके लिए भी नालियाँ बनी थी, मैं आपको बता रही हूँ, वो खुद अपने हाथों से साफ कर रहे थे। क्या उनका, वो वहाँ पे ये नहीं बता रहे थे कि मैं ऊँच हूँ ये नीच ही, मतलब जो छोटी जात के जो है वही करेंगे, नहीं। तो ये क्या है, सेवा दान, इसी को श्रम दान कहते हैं। और बुद्धि दान, अगर किसी को ज्ञान है, अगर किसी को बहुत नॉलेज है, तो उस पर क्या अंकुश मत लगाओ कि यार ऐसे मत करो, ये मत करो, अपना एक पर्सनल स्वार्थ मत देखो। यार बुद्धि दान है, अगर आपके पास नॉलेज है, आप जैसे मैं हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि मैं, अगर मैं, बहुत लोगों के पास किताब नहीं है, अगर मैं इस चीज़ को ये सोच के कि पढ़ा देती हूँ यार किसी का तो भला हो ही जाएगा, तो इस
इसमें क्या नुकसान है? मेरा कोई नुकसान है? मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरी एक रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी बनी है। रोज मैं एक चैप्टर पढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ। जिसके पास बुक, और मैं बहुत नहीं कहती मैं बहुत समाज सेवी हूँ, लेकिन एक बात कह रही हूँ, जिसके पास बुक नहीं है वो चीजों को आराम से पा जा रहा है, समझ ले रहा है, जो कोचिंग में एडमिशन ले रहा है। तो इसमें रोक क्यों लगाना कि तुम ये मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ मत भेजो, वहां मत भेजो। तो वही चीज है, इनके 5 उद्देश्य थे: भूदान, ग्राम दान, संपत्ति दान, श्रम दान और बुद्धि दान। ठीक है, अब आप देखिए भूदान में क्या हुआ। भूदान लैंड डोनेशन, जैसे लैंड मतलब भूमि, डोनेट में दान करना। आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय कार्यक्रम को चलाने के लिए भूदान यज्ञ का आयोजन किया। इन्होंने पैदल घूम घूम कर, किन्होंने किया? तो आचार्य विनोबा भावे ने किया। घूम घूम कर लोगों को समझाकर उनका हृदय परिवर्तन किया। उन्होंने लोगों को समझाया भूमि ईश्वर की दी हुई संपदा है जिस पर सभी मानव का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई के पास इतना भूमि है कि बोले मेरे पास इतना खेत है, और कोई वहीं बेचारा क्या है, भूखों मर रहा है, उसके पास लहसुन प्याज लगाने भर का भी जमीन नहीं है। तो वही बोले कि प्रकृति की देन है, कि ईश्वर की चीजें। अब एक कोई पौड़ी है ना, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हिमाचल में, उत्तराखंड में क्या, और धस रही है, वहां पे भी लोग कहते होंगे मेरी जमीन है, यहाँ मत जाओ। अब प्रकृति ने क्या, प्रकृति का रूप देखो, प्रकृति अगर अपने असली रूप में आए तो किसी के बस का नहीं, कोई कुछ कर पाएगा। वो क्या हो रही, जमीनें धस रही है, गवर्नमेंट वहां से लोगों को खाली कर रही है, तो वहां पे भी लोग लड़ते रहेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, जमीन क्या हो रहा, धस रही है, सब छोड़ के भाग रहे हैं, जिसका था वो भी, जिसका नहीं था वो भी। तो यही चीज है, क्या प्रकृति सब, ये जो जमीन है, ये सब चीज प्रकृति की संपदा है, सभी की है। अतः आवश्यकता से अधिक भूमि अपने पास नहीं रखे, इसे भूमिहीनों को दान दे। जिसके पास लहसुन प्याज भी लगाने भर का नहीं है, उन्हें दान दे। भूदान दया पर आधारित नहीं हो, अपितु जिसके पास अधिक भूमि हो वे न्यायिक आधार पर दूसरों को स्वेच्छा से दान करे, दूसरों का दुख मिटाएं। ग्राम दान में क्या था? ग्राम दान से तात्पर्य है गांव के भूस्वामी अपनी भूमि को गांव के लिए अर्पण कर दे तथा पूरा गांव सहकारिता के आधार पर खेती करे, जिसमें गवर्नमेंट और ये जो प्राइवेट दोनों स्कीमें एक साथ चलती है, उसे सहकारी कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, भूमि जो पैदावार होती है उस पर सबका अधिकार हो। भूमिपति अपनी उपज का 40वां भाग, याद रखिएगा कौन सा भाग, 40वां भाग, ग्राम सभा के कोष में जमा करवा दे, जिसका उपयोग निराश्रित अनाथ के लिए उपयोग में लिया जाए। ग्राम सभा का संगठन करे जिससे गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। भूमिपति अपनी भूमि का 20% हिस्सा भूमिहीनों को दान दे। कितने प्रतिशत? 20% हिस्सा दान दे अपनी जमीन का, और जो उपज उसका 40वां भाग दान दे। याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ 40वां भाग, यहाँ 20%। शेष भूमि भू मालिक की होगी जिस पर ग्राम सभा का अधिकार होगा। संपत्ति दान, जिसे संपत्ति दान से आशय धनवान तथा साधन संपन्न लोग अपनी संपत्ति का कुछ अंश दान करें ताकि भूदान से प्राप्त भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके, क्योंकि निर्धन कृषकों के लिए जब तक खेती करने के लिए बीज, हल, बैल, अन्य कृषि उपकरण, औजार नहीं होंगे वह खेती का काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, अगला था बुद्धिदान, जिसे श्रमदान, बुद्धिदान और श्रमदान को एक में कर दिया। जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं है, धन नहीं है, उनके पास समय है, बुद्धि है, काम करने की क्षमता है, तो पास भूमि और धन नहीं और बुद्धि है, क्षमता है, तो उसका वो उपयोग करें। बुद्धिदान, बुद्धि का दान करे, श्रमदान करे, प्रेम दान करे। इससे समाज में भाईचारे की भावना का विकास होगा, लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। तो क्या होगा, जो नहीं भी चाहेंगे, अगर उनके हृदय में ये बात आ गई कि नहीं करना चाहिए तो वो कर देंगे। अगर जो बुद्धिमान एक दूसरे को बुद्धि दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, तो वो इसका प्रयोग करें। इसकी उपलब्धियां क्या हुई, क्या अचीव किया गवर्नमेंट ने, या इस योजना ने, क्या कह सकते हैं, सर्वोदय ने। तो सन 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने पोचपल्ली गांव के भूमिहीन हरिजनों को रामचंद्र रेड्डी नामक भूमिपति से 100 एकड़ भूमि जमीन भूमि दान में दिलवाई। देखिए ये चीज मैं कहती, ये काम सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे ने इसको सपोर्ट किया था। तो पोचपल्ली गांव में भूमिहीन हरिजनों को रामचंद्र रेड्डी नामक भूमिपति से, याद रखिएगा वहां के जो हरिजन थे उनको रामचंद्र रेड्डी, जो वहां के पर्सन थे उस गांव के, वो काफी उनके पास भूमि थी, इसलिए उन्हें भूमिपति कहा जा रहा। उनसे 100 एकड़ जमीन दान में दिलवाया था। ठीक है, दिलवाई थी तथा गांव को जो लोग थे उन लोगों की पीड़ा को दूर किया था। वे गांव गांव घूमकर लोगों से भूमिहीनों के लिए भूदान के लिए आग्रह करने लगे। दूसरा है सन 1952 से 1954 के मध्य भूदान आंदोलन में काफी तेजी आई। कब? तो 1952 से लेकर 1954 में। सन 1953 में सर्वाधिक भूमि बिहार राज्य में मिला। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा 1953 में बिहार राज्य में क्या हुआ, लोगों ने अपनी भूमियों को दान किया। 1956 में सरकार ने चला कब से था, 52 से लेके 54 तक सबसे यह आंदोलन काफी तेज रहा। 52 से 53, 53 से 54। ठीक है, तो ये कितने साल तक क्या हुआ, ये आंदोलन बहुत तेज रहा। बिहार में 1953 में सबसे ज्यादा लोग भूमि दान किए। सर्वप्रथम किसने दान किया, तो राजा रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन अपना दान किया था। किस गांव में, तो पोचपल्ली गांव में। किसको दान किया था, तो हरिजनों को दान किया था। सन 1956 में सरकार ने
भूमि को किसान विकसित करने तथा न्यायिक तौर पर वितरण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। अब क्या किया देखिए, भूमि को विकसित करने तथा न्यायिक तौर पर वितरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय किसने लिया? तो आप बताएंगे कि मैम इसमें सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस चीज को अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने हृदय परिवर्तन किया, भूमि दान करवा दिया गरीबों को, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट थे या जो नीचे के लोग थे, जो उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह जो मानते हैं, तो उन्होंने दान करवा दिया। अब गवर्नमेंट इस चीज को अपने हाथ में ले ली, क्या हुआ, उसको आर्थिक मदद की, क्यों, भूमि को विकसित करने के लिए, ठीक है। तो कितना बुद्धिमानी देखिए किया। विनोबा भावे ने दस्युओं और डकैतों से भी आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया तथा सरकार ने यह प्रार्थना की कि वे ऐसे दस्युओं को एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करें। इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश के कई दस्युओं ने आत्मसमर्पण किया तथा सामान्य नागरिक की तरह सम्मान पूर्वक जीवन जीने लगे, ठीक है। इसमें त्रुटियां क्या क्या हुई? सर्वोदय कार्यक्रम की सबसे बड़ी त्रुटि थी कि उच्च आदर्शों पर आधारित था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, उच्च आदर्शों पर आधारित था। जितने भी कार्यक्रम थे, अगर वो मतलब कार्यक्रम विफल हुए हैं तो उसमें एक बड़ा कारण क्या था? उच्च आदर्श था। एक बड़ा कारण क्या था कि गाँव का उस पर संकित रहना, उसको मानने से पहले मतलब सोचना समझना, ठीक है, अशिक्षा, ये सब क्या है, कुछ मुख्य कारण थे जिसके द्वारा कार्यक्रम, जो उसमें एम्प्लॉयज थे गवर्नमेंट की तरफ से, जो एम्प्लॉय थे, जैसे आप कह सकते हैं VLW, ग्राम गाइड, व्रती बालिका, इन लोगों के द्वारा जो क्या था, कह सकते हैं इन लोगों का जो गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉय थे, उनका उसमें एक्टिव न होना, मतलब समर्पण की भावना से एक्टिव न होना, ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण था। 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा। उच्च आदर्शों पर आधारित व्यवहारिकता के धरातल पर कम, इस कारण यह व्यवहारिकता की कसौटी पर पूर्ण रूपेण खड़ा नहीं उतर सका। सर्वोदय में राज्यविहीन सत्ताविहीन समाज की परिकल्पना की गई थी, जबकि भारत उन्हीं दिनों आजाद हुआ था और सत्ता का स्वरूप तैयार हुआ था। सर्वोदय में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया था, जिस पर तत्कालीन नेताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामतः यह कार्यक्रम कुछ ही वर्षों में धराशायी हो गया। इसमें समान आर्थिक व्यवस्था की बात की गई, जिसे सामंतवाद अर्थवादी समाज पसंद नहीं करता था। इस कारण धनाढ्य वर्ग के लोगों ने इसे नहीं स्वीकारा। वे नहीं चाहते थे कि अपनी सारी संपत्ति भूमि गरीबों, निराश्रितों, जरूरतमंदों को देकर स्वयं निर्धन बन जाएं। भूदान में जो जमीनें मिली थी वे बंजर थी, ऊसर थी, उसे खेती के रूप में तब्दील करना मतलब मुश्किल का काम था। भूमिहीनों के पास खेती करने के लिए आवश्यक संसाधन, कृषि यंत्र, हल बैल भी नहीं थे, इसलिए खेती करना संभव नहीं हो सका। भूदान में जो जमीनें मिली वे भी पट्टाशुदा नहीं थी, मतलब क्या थी, वो लीज पे नहीं थी, पट्टाशुदा नहीं थी। सरकार ने भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भूमि का विकास, रजिस्ट्री, स्वामित्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। ग्रामदान, संपत्ति दान, भूमिदान, प्रेमदान के प्रति लोग उदासीन रहे। परिणामतः विनोबा भावे का यह आंदोलन जल्दी ही धराशायी हो गया, ठीक है। चलाया किसने? महात्मा गांधी ने इस पे ध्यान दिया, उन्हीं के सत्य हिंसा के मतलब उस कर्मों पर, उन्हीं बातों पे चलाया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, ये सब चीजों को केंद्र बनाकर ये चला। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो उच्च आदर्श था वो क्या हुआ, रोड़ा बना। जिसकी जमीन थी वो लीज पे उन लोग को पट्टा करके नहीं दिए। इनको क्या हुआ, जो भूमिहीन थे उनके गवर्नमेंट के द्वारा या खुद उनके पास खेती बाड़ी करने की सुविधाएं नहीं थी। ये सब चीज क्या कारण थे, ये विफल होने के कारण इसमें आते हैं। यहाँ पे चैप्टर देखिए समाप्त होता है। नेक्स्ट है अध्याय 8 जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत, इसके अंतर्गत दिया हुआ। इसको छोड़ के मैं पहले क्या बताऊंगी आपको, इंपॉर्टेंट है नवाचार वाला। अभिग्रहण का कौन पहले किसी चीज को अडॉप्ट करता है, जो बाद में अडॉप्ट करता है उसे लेगार्ड कहते हैं, ठीक है। नवाचार का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कोई नई चीज का आना, ठीक है, उसे कहते हैं। अंगीकरण का मतलब क्या होता है, जिसे हम अंगीकरण कर ले, मतलब अपने अंगों में बसा ले, अपने आत्मा में रच बस जाए, वही क्या अंगीकरण है। तो मैं नेक्स्ट दिन ये आपको पढ़ाऊंगी। इसके बाद ये पूरा यूनिट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में 1 से लेके 9 तक के जितने क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे कराऊंगी। यूथ में जितने क्वेश्चन होंगे सारे बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या स्टार्ट करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।